नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और अब समय हो गया है मार्केट महारथी से चर्चा का। आज की मार्केट महारथी हैं देवीना मेहरा फर्स्ट ग्लोबल से, जो हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। देवीना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। ये साल का आखिरी दिन है। 2023 एक शानदार साल रहा इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए, जो ठीक से बाजार को अप्रोच करते रहे, और आपका सहयोग और गाइडेंस भी काफ़ी काम आई हमारे व्यूअर्स के लिए, उसके लिए शुक्रिया। 2024 में जैसे हम कदम रख रहे हैं, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको बड़े मोटे मुनाफे की आदत लग गई है। 2024 में हमारी अप्रोच क्या वैसी ही होनी चाहिए, अग्रेसिव और थोड़ी सी ग्रीडी भी बाजार को लेके, सुपीरियर ग्रोथ वगैरह वगैरह, या आपको लगता है थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करने का भी समय आ गया है? आप 2024 के लिए मोटी एक दो बातें कौन सी कहेंगी जो हमारे व्यूअर्स को ध्यान रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। और जहाँ तक और आपको नववर्ष की बधाई, एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही, और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक बाजार का सवाल है, जी हाँ, 2023 बहुत अच्छा साल रहा, खासकर स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्सेस और बहुत सारे उसमें जो स्टॉक्स थे उनके लिए। तो वो अगर आप एग्रेसिव के हिसाब से वो चीज बोल रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको अब सोच समझकर आगे बढ़ने वाला समय आ गया है। अभी तो स्मॉल कैप का डेफिनेशन भी बदलता रहता है कि कौन सा कैटेगरी स्मॉल कैप है या नहीं, कौन सा स्टॉक स्मॉल कैप है या नहीं। बट जहां तक मैं कहूंगी, खासकर कि 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाले जो स्टॉक्स हैं वहां आप सोच समझ कर निवेश करें, क्योंकि बहुत सारे निवेशक नए हैं, उनको इतिहास शायद मालूम भी नहीं कि उस तरह के स्टॉक्स कितना तेजी से गिर सकते हैं। जब आप ऊपर होते हैं तब उतने ही गति से ऊपर जाते हैं, लेकिन जब नीचे गिरते हैं तो अब आपको स्टॉप लॉस का भी समय नहीं मिलता है, वहां से निकलने का रास्ता ही नहीं रहता है। तो वो सब थोड़ा सोच समझ के चलने की बात है। जहां तक जो लार्ज कैप और आप मेन स्ट्रीम जैसे निफ्टी टाइप के इंडेक्स की बात करें, तो वहां मुझे खतरा खास नहीं नजर आता। और उसका कारण ये है कि बहुत समय तक भारतीय बाजारों ने अच्छा नहीं किया था। एक पूरा दशक था 2010 से 20 का, जब इक्विटी मार्केट्स ने कुल 8.5 से थोड़ा ऊपर कंपाउंडिंग दी, जबकि हमारे दिमाग में रहता है कि इक्विटी मार्केट 15-16% कंपाउंडिंग, प्रतिशत कंपाउंडिंग देंगे, खासकर कि अगर आप 10 साल जैसा लंबा समय लें। लेकिन उससे आधे से ही कुछ ज्यादा कंपाउंडिंग रही। फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा ही बेहतर रहा, मतलब आप 100 रुपए 2010 में लगाते तो 2020 में आपको कालो 230 रुपए मिलते, जबकि फिक्स डिपॉजिट में ही आपको 190-200 मिल जाते। और जबकि उसके बनस्पत आप जैसे 1980 को देखें तो उस दशक में 100 का 700 हो गया था। तो ये जो मार्केट ने 10 साल बहुत कम रिटर्न दिया, उसके कारण ही अभी मैं बोल रही हूँ कि खतरा कम है, क्योंकि मार्केट अभी भी वो 15-16% वाली ट्रेंड लाइन से नीचे है जहां तक लार्ज कैप्स का सवाल है। लेकिन आपको सेक्टर का चुनाव सोच समझ कर करना पड़ेगा। और जहां तक लार्ज कैप का सवाल है, जो इंडेक्स में सबसे बड़ा वेट है बैंक्स, वहां आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये जो हमारे सिस्टम्स हैं उसके सिग्नल्स के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। और जो आपको नजर भी आ रहा है कि बैंक्स में अब थोड़ा बहुत खतरा है, जो आरबीआई और सबका भी आप जो उन्होंने कहा है वो भी देखें तो। इनफैक्ट मेरा दूसरा सवाल इसी बात पे है देविना। कल ही आरबीआई ने ट्रेंड्स 2023 की रिपोर्ट जारी की। ओवरऑल तो एक बार तो आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ, एनबीएफसी सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी हेल्दी है और एसेट क्वालिटी 10 साल के लोएस्ट लेवल्स पे है। लेकिन हल्के हाथ से आरबीआई ने एनबीएफसीज को नज किया कि आपको अपनी बोरोइंग मिक्स को और इम्प्रूव करना चाहिए, सिर्फ बैंक के ऊपर आप टिल्टेड ना रहें वगैरह वगैरह। तो मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि लेंडर्स को आप कैसे अप्रोच कर रही हैं? एक हिस्सा लेंडर्स का जो कि रिजल्ट्स तो पिछले 4-5 क्वार्टर्स में बड़े इंप्रूव किए, लेकिन भाव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के वनस्पत अगर हम देखें लार्जेस्ट पीएसयू बैंक से उतने नहीं चले। आपको लगता है कि यहाँ से 1-2 साल इन पे बेट बनाई जा सकती है? मैं आपको संक्षेप में कहूँ तो नहीं, हमारा ये मानना नहीं है।
एक तो ये बात सही भी है, कई लोग बोलते हैं कि मैडम आपका तो ये तकिया कलाम है कि आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स। तो बैंक्स और लेंडर्स में जब तक मुझे बहुत ऐसा नहीं लगे कि बहुत बड़ा अपमूव आने वाला है, मैं थोड़ा सोच समझ कर ही निवेश करती हूँ। और अगर आप पिछले 4 साल की बात करें, मैं तो 1 साल की भी नहीं 4 साल की बात करें, तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, निफ्टी के बनस्पत, और ये इसके बावजूद कि निफ्टी में बैंक का इतना बड़ा वेट है, तो खाली एक ही वर्ष रहा है जिसमें बैंक ने आउट परफॉर्म किया है, वो 2022। नहीं तो अब 2020 में देखें तो निफ्टी बैंक सेक्टर इंडेक्सेस में खाली बैंक ही नेगेटिव में था 2020 में। 2021 में मार्केट शायद 22% ऊपर गई, बैंक 11%। 2021 में, 2022 में आप देखें तो वो एक, जैसे मैंने कहा, एक ही साल था जिसमें बाजार से बहुत अच्छा किया बैंक्स ने, और वही एक साल था जब हम मार्केट वेट या ओवरवेट थे बैंक्स में। और 2023 में आप देखें तो फिर वही हाल है कि बैंक निफ्टी कुछ 9-10% ऊपर है, निफ्टी 20%, NSE 500 25% लगभग इसके आसपास है ये सारे इंडेक्स। तो ये जो लेंडर्स में ग्रोथ हमेशा अच्छी चीज नहीं होती है, और एसेट क्वालिटी में जो प्रॉब्लम होती है वो बाद में, जो समस्याएं आती हैं वो आपको थोड़ा बाद में समझ में आती है, क्योंकि ग्रो करना तो आसान रहता है, पैसे, जैसे मैं कहती हूँ, पैसा बांटना कितना मुश्किल है। तो कोई भी लेंडर बोलता है कि मैं ये मेरा ग्रोथ जो है जो हमारे एस्टिमेट से अधिक है, तो मुझे हमेशा हंसी आती है कि पैसा देने में तो कोई प्रॉब्लम कभी किसी को हुई नहीं, वो तो पैसा वापस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो ये एक, और जहां तक आपने PSU वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की बात की, अभी जो हमारा निवेश, हम अंडरवेट है बैंक्स में, पर जहां निवेश है वो थोड़ा PSUs की तरफ ही स्क्यूड है, और अभी वैसा ही हमको लगता है कि वो ही बेहतर करेंगे कुछ समय तक। अब पूरे साल भर की बात तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि हम हर तिमाही पे एक बार फिर से देखते हैं सब चीजों को, पर फिलहाल तो ऐसा लगता है। देवीना, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप समय दे रहे हैं 18 आवर्स देश को, और आपसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है, और आपकी गाइडेंस बहुत काम की है। उस समय भी जिस समय बाजार बॉटम पे था, आपने कहा हिम्मत मत हारिए, मार्केट के अंदर पैसा बनेगा, रहिए। अब आप हमको थोड़ा सचेत भी कर रहे हैं कि देखिए अगला साल थोड़ा टफ भी रहेगा। देवीना, एक चीज़ मेरे को आपसे समझनी है, क्योंकि कई बार ना मार्केट कुछ ट्रिगर पे भी काम करता है। जैसे 3 स्टेट्स के चुनाव हुए तो ये पता लगा कि 2024 के अंदर सेम गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है। ये सेम गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है वाली जो भावना है, उसका इम्पैक्ट मार्केट में काफ़ी हद तक आ गया, या फिर आना बाकी है जो चुनावों के बाद और तेज़ होगा, या फिर ये डिस्काउंट हो गया? कहते हैं ना मार्केट में तो हर चीज़ डिस्काउंट होती है, तो ये डिस्काउंट हो गया या अभी होना बाकी है? देखिए, जहां तक ये बात है, हम लोग सब कहानियां ढूंढते हैं कि इसलिए बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बाजार का अपना लॉजिक होता है, और जहां तक ये राजनीति का सवाल है, अब 20 साल होने जा रहे हैं उस बात को। 2024 में बाजार को बड़ा एक तरह से धक्का लगा था कि NDA चली गई और कांग्रेस वाली UPA आ गई, वो भी पूर्ण बहुमत से नहीं, और पहले दिन बाजार बहुत जोरों से गिरा, पर कुछ ही हफ्तों में वो सब भूल गए। तो आप अब राजनीतिक अटकलबाजी करने का फायदा नहीं है, ना ही वो मेरा क्षेत्र है या मेरी स्किल है। तो वो आपको बाजार, अर्थव्यवस्था, इस पर ही अपना ध्यान रखें, तो वो ही ठीक है। क्योंकि जो, जैसा मैंने कहा, इतना बड़ा जो शॉक था वो भी बाजार बहुत जल्दी भूल गया था। तो इसलिए उन चीजों का उतना महत्व नहीं रहता। जो फंडामेंटल्स हैं बाजार के, कंपनियों के, अर्थव्यवस्था के, उस पर ध्यान रखिए। और जहां तक कौशल का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि आपको सावधान रहने की जरूरत है जो बहुत स्मॉल कैप्स में। अभी लार्ज कैप्स में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अभी कोई क्रैश का खतरा है, हम ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। और जब क्रैश का खतरा ना हो तो निवेशित रहना ही बेहतर है। जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, मैं ये नहीं कहती कि आप 100% इक्विटी में लगाइए, लेकिन जो भी आपका इक्विटी मार्केट एलोकेशन है, अभी भी मैं कहूंगी कि निवेशित ही रहिए। लेकिन जो बहुत छोटे स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ध्यान से खेलिए। IPOs में भी अपना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाइए, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। वो वहाँ आप
एक बास्केट खरीद नहीं सकते, आपको मालूम नहीं कितना अलॉटमेंट लगेगा और मिलेगा, और आपका दिमाग उधर लगा रहता है, पैसा उधर लगा रहता है, वो बहुत सदुपयोग नहीं है आपके पैसे का भी और समय का भी। मॉर्निंग देवीना, बिल्कुल ये आपने बहुत ही कॉशियस एडवाइस दी कि यहाँ पर स्मॉल कैप स्पेशली जिनकी मार्केट कैप भी छोटी है वहाँ पर थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर एसेट एलोकेशन में, और एक बहुत ही कंसेंसस सा व्यू इस वक्त बनता जा रहा है कि लार्ज कैप की तरफ ध्यान होना चाहिए, तो इस वक्त हमारे आप व्यूअर्स को क्या एडवाइस करेंगी? कितना % पोर्टफोलियो लार्ज कैप में होना चाहिए? क्या आप 50% से ज़्यादा लार्ज कैप में, कितना स्मॉल कैप से बुक करके लार्ज कैप में पार्क कर दें? ये रेशो कैसी होनी चाहिए? जब मैं आपको बताऊं तो जो 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाला जो कैटेगरी होता है, हमारा जो पोर्टफोलियो इस समय होगा उसमें मेरे ख्याल 15% के आसपास होगा, 15 नहीं तो 16 होगा, इसके आसपास होगा। और जो लार्ज कैप होगा करीब 50% के करीब, और बाकी मिड कैप मतलब 5,000 से लेके 25,000 करोड़ तक उस कैटेगरी में होगा। जैसा कि मैंने कहा, अभी वो मार्केट कैप कैटेगरी बदलती रहती है तो ये कहना मुश्किल होता है, पर उसके अलावा खाली स्मॉल कैप लार्ज कैप की बात नहीं होती है। आप किस सेक्टर में निवेश कर रहे हो, कौन सी कंपनियों में निवेश कर रहे हो, वो भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बॉटम अप सिस्टम है। तो वो सारे जो 700-800 स्टॉक हैं जो 1,000 करोड़ मार्केट कैप के ऊपर हैं, वो पूरे को रैंक करता है और उसमें से हम लोग चुनते हैं। जैसे कि मैं अभी पिछले साल का देख रही थी, तो अगर आप आईटी का इंडेक्स देखें तो वो मुश्किल से बाजार के आसपास परफॉर्मेंस रहा है NSE 500 के, लेकिन हमारा जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है वो एक मिड कैप आईटी स्टॉक है। तो वो भी होता है। तो हर चीज सेक्टर कॉल नहीं होती। पिछले कुछ सालों में कुछ साल ऐसे थे जहां हमारे टॉप 5 में आईटीसी था या रेमंड था, वो सेक्टर कॉल नहीं थे। बाकी के जो हमारे टॉप 5 है वो आप कह सकते हैं कि उन सेक्टर्स पे भी हमारा पॉजिटिव रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है या फार्मा है। तो वो आपको खाली स्मॉल कैप लार्ज कैप में, बस मैंने कहा कि स्मॉल कैप जो 5,000 करोड़ से कम वाले होते हैं उसमें ये रहता है कि आपके पास निकलने का भी रास्ता नहीं रहता अगर वो स्टॉक्स गिरने लगे, और वो उसमें से बहुत सारे स्टॉक एक तरह से शून्य में विलीन हो जाते हैं कुछ सालों में। ये चीज भी लोगों को समझनी चाहिए कि आप देखें कितनी कंपनियां लिस्ट होती थी BSE में, और आज की डेट में खाली 4,000 कंपनियां हैं जो ट्रेड होती है। तो वो आपको बहुत सारे, जब IPO का बूम आता है तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां लिस्ट हो जाती हैं जो कुछ सालों बाद नजर ही नहीं आती है। ने मुझे देवीना एक बात बोली अभी कुछ दिन पहले बातचीत के दौरान, फंड मैनेजर हैं, पुराने हैं, उनको एक्साइट करना बहुत मुश्किल है। क्लियरली आप समझ गई होंगे कि वो कुछ दशक बाजार में बिता चुके हैं, तभी आप ऐसी स्टेज में पहुंचते हैं। कोई भी आइडिया, कोई भी थीम डिस्कस करिए, एक्साइटेड नहीं होते। उनका ये कहना था कि सबसे ज़्यादा पैसे का दुरुपयोग, मतलब बैड एसेट एलोकेशन कॉल्स, वो बुल मार्केट के पीक में ही होती हैं। कुछ ऐसी कंपनियां जो पैसा रेज करने के काबिल ही नहीं है, वो बड़ा बड़ा पैसा रेज करके चली जाती हैं IPO के गार्ब में। तो केयरफुल रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जो मेन पोर्टफोलियो है, वहाँ पे वैल्यूएशन में पिछले 1 साल में क्या बदलाव आया है, और उसके कंपैरिजन में क्या अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी भी आपको अच्छी हेल्थी दिख रही है? देखिए, पूरा एग्रीगेट मार्केट अर्निंग ग्रोथ का भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि कुछ बड़े जो स्टॉक्स होते हैं और सेक्टर्स होते हैं उससे वो काफी स्क्यू हो जाता है। तो अक्सर एक तो बैंक्स, ऑयल एंड गैस, ये सब चीज से काफी स्क्यू हो जाता है। तो इसीलिए कंपनी या बहुत सेक्टर लेवल पर ही आपको देखने की जरूरत होती है। जहां तक वैसे मार्केट PE का सवाल है तो वो बहुत कम पर तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जो अगर आप इतिहास देखें तो बिल्कुल ही अपर रेंज में हो, ऐसा भी नहीं है। तो बीच में ही है अभी भी। और कई कंपनियों का तो आपको प्रॉफिट वगैरह देखें तो, मार्जिन देखें तो उसमें क्रूड का भी जैसे कच्चे तेल का क्या भाव है, इसका भी बहुत असर रहता है। जो चीजें मुझे थोड़ा चिंतित करती हैं अर्थव्यवस्था में वो ये है कि अभी भी आप देखें तो वो जो कहते हैं ना कि 2 टियर इकोनॉमी या K शेप रिकवरी, मतलब कि जो लग्जरी गुड्स हैं, चाहे वो लग्जरी घर है या कार है या वो सब बिक रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको देखें तो एंट्री लेवल कार, जो सस्ती कारें हैं या 2 व्हीलर्स हैं, वो नहीं बिक रहे हैं।
मुझे तो कुछ हद तक हंसी भी आई थी कि अभी किसी मतलब बाकी चीजें तो उसमें काफी चिंतित करने वाली थी। वो एक किसी ने जाकर किसी जर्नलिस्ट ने जाकर छोटे शहरों में दुकानदारों से बात की और उन्होंने कहा कि अभी तक भी हम लोग कोविड से पहले वाले लेवल पर नहीं आ पाए हैं। और हर चीज में, यहाँ ज्वेलरी तो आप छोड़िए, अंडरवेयर वाला भी ये बोला कि महंगे अंडरवेयर बिक रहे हैं, सस्ते नहीं बिक रहे हैं। तो आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा तबका है अर्थव्यवस्था में जिसके लिए ये अभी भी चीजें उतनी अच्छी नहीं हैं। और जहां तक खाद्य पदार्थों को आप देखें तो वहां भी अभी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, जिसका मतलब कि अभी भी कंजम्पशन के लिए लोगों के पास पैसा कम बचता है। तो आप एफएमसीजी में देखिए तो वहां भी इसका प्रेशर आया है। ऑफ कोर्स अभी एफएमसीजी मैनेजमेंट जनरली कह रही है कि अगला साल इससे बेहतर होगा, तो वो देखना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा, एग्रीगेट अर्निंग से ज्यादा जहां आप खरीद रहे हैं वहां पर आपको अर्निंग्स देखनी पड़ेंगी। राइट, सो देवीना, कुछ सेक्टर्स की भी बात करते हैं कि 2024 में ये जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं, चाहे आईटी हो, मेटल हो, ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? क्या आईटी के लिए अब जनवरी सेकेंड वीक से फिर से अर्निंग्स भी शुरू हो जाएगी? अगर आप एक्सेंचर की अर्निंग्स देखें, उन्होंने पूरे साल की जो गाइडेंस दी वो तो म्यूटेड नहीं दी। तो ओवरऑल इंडियन आईटी कैसा 2024 में परफॉर्म कर सकते हैं? दूसरा सेक्टर मेटल रहेगा, दोनों ग्लोबल सेक्टर्स है, वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं 2024 में? देखिए, दोनों सेक्टर्स का डायनामिक्स एक्चुअली बहुत अलग अलग है। ये जरूर है कि इंटरनेशनल बाजार से उसका लेना देना है, पर मेटल तो ऐसा सेक्टर रहता है जो काफी अधिक हद तक, मैं कहूँ तो वहां पर एक साल का प्रिडिक्शन करना शायद संभव ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें ग्लोबल भाव बहुत सारी चीजों से उन पर असर आता है और हम जो भी ग्लोबल भाव है उसी से गाइड होते हैं। हमारे पास कोई और ये नहीं होता, क्योंकि वही बेंचमार्क करते हैं। तो बट आईटी का जहां तक सवाल है, मैं कभी भी आईटी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रही, क्योंकि ये तो जो थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया यूरोप में ज्यादा आया, अमेरिका में तो अधिक आया ही नहीं। उस सब के कारण, जैसा कि मैंने शायद आपके चैनल पर भी पहले कहा होगा, कि होता ये है कि जो डील आपको इस तिमाही में मिलनी है वो एक तिमाही या 2 तिमाही आगे चली जाती है, वो कहीं मतलब गायब नहीं हो जाती है। तो ये एक सेक्टर है जहां विजिबिलिटी अच्छी रहती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका इस तरह का ग्रोथ आएगा। प्लस रुपी डेप्रिशिएट होता है तो थोड़ा उसका भी फायदा आता है। तो वो ये सेक्टर ऐसा नहीं था जिसमें कभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये नीचे ही गिरता चला जाएगा। जहां तक बिजनेस का सवाल है, ये तो काफी प्रिडिक्टेबल सेक्टर है अगर आप सारे सेक्टर्स को देखें, जबकि मेटल्स उतना ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये तो इसमें रिकवरी कभी ना कभी तो आनी ही थी, और वो अब आपको धीरे धीरे शायद गाइडेंस बेटर आने लगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पिछले साल आप देखें, 2022 में देखें तो शुरू में ये था कि टेक्नोलॉजी की इतनी डिमांड होगी कि लोग ही नहीं मिलेंगे, और तनख्वाहें इतनी बढ़ जाएंगी कि मार्जिन बिल्कुल कम हो जाएंगे। और एक साल बाद ये हो गया कि जैसे डिमांड ही गायब हो गई। तो डिमांड टेक्नोलॉजी की कहीं गायब नहीं हो रही है, क्योंकि सारी कंपनियां जो दुनिया में है उनको टेक्नोलॉजी की तरफ ही बढ़ना है, डिजिटल की तरफ ही बढ़ना है। वो टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, कैसे इस्तेमाल हो रही है, वो सब बदलता जाएगा। और हो सकता है उतने लोग नहीं चाहिए हों आईटी कंपनीज को, वो अलग चीज है, बट उनकी डिमांड कहीं गायब नहीं होने जा रही है। जी हाँ, हमारा आपने अभी युवल मार्केट परफॉर्म जैसा ही व्यू है अभी देवीना, आपने लग रहा है युवल नोआ हरारी की, आपने अभी जो लेटेस्ट लेख आया या टॉक आई है, उन्होंने भी यही कहा है कि बहुत सारे ह्यूमंस जो हैं वो रिडंडेंट होने वाले हैं, क्योंकि एआई बहुत सारा काम कर देगा आगे चल के। जो आपने बात कही कि हम सबको कुछ ना कुछ पैशन या कुछ ढूंढना पड़ेगा, वरना खाली दिमाग शैतान ना घर ना बन जाए। वो खैर लिखते रहते हैं ऐसी चीज़ें। आप भी काफ़ी किताबें पढ़ती हैं, 2-4 बढ़िया किताबें बता के जाइए हमारे व्यूअर्स के लिए कि 2024 में जिनसे आपको बहुत सीख मिली, आप बहुत इन्फ्लुएंस हुई, ऐसी 2-4 किताबें, और उनका अगर एक लाइन में जिस्ट जो आप रेकमेंड करेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, टॉप 2 किताबें तो मैं कहूंगी, देखिए जो कि आप बाजार में नंबर समझ लें, उसके बाद सबसे ज्यादा अपना दिमाग और अपनी थिंकिंग में क्या प्रॉब्लम है वो समझना जरूरी है। तो 2 किताबें डैनियल कानामान की मेरी ऑल टाइम फेवरेट्स में हैं, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और नॉइज, जो कि बताती हैं कि
जितने भी इंसान हैं उसमें बहुत सारे बायसेस तो होते ही हैं, बहुत सारा रैंडम नॉइज भी होता है कि आप आज आपकी रास्ते में ट्रैफिक में किसी से लड़ाई हो गई तो आज आप चाहे जज हो चाहे फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, आपकी थिंकिंग बदल जाएगी और वही डेटा पे आप अलग अपना निर्णय देंगे। वो ये दोनों किताबें और इस तरह की और भी किताबें हैं। एक हेलो इफेक्ट है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई भी कंपनी या स्टॉक अच्छा कर रहा होता है तो उसके बारे में सभी कुछ अच्छा लगता है, और जब वो स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा होता है तो वही चीजें खराब लगने लगती हैं। तो ये अगर आप 2-3 किताबें बोल रहे हैं तो ये जरूर मैं कहूंगी सब पढ़िए। और अगर बाजार से इतर आप बात करें तो एक बीइंग मॉर्टल करके किताब है अतुल गवांडे की, वो सबको पढ़नी चाहिए क्योंकि वो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम सभी की जिंदगी में आएंगे। शुक्रिया, बहुत ही मज़ेदार बातचीत के लिए। और एक और साल आपसे बातचीत करते हुए गुजरा, नए साल में और नई बातचीतें, खूब सारी नई गाइडेंस और बाज़ार की बारीकियां हम जारी रखेंगे आपके साथ।